अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एस्प्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आप कर चुके होंगे जनाब। और आज आगाज़ में कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं हम करने जा रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि जनाब सड़कों पर जो बढ़ती ट्रैफिक है और जो बेहंगम ट्रैफिक है, उससे जो ट्रैफिक हादसात हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो रहा है। ओवर स्पीडिंग इसकी एक मेजर रीज़न है और इसके अलावा भी ट्रैफिक कंट्रोल्स कुछ इतने ज़्यादा नहीं हैं, लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को, उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह कल एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है कलमा चौक। मोटरसाइकिल का जो एक डंपर है उसके साथ तसादुम हुआ, उसके नतीजे में 2 लोग जाँ बहक हो गए। और ये सारी जो सूरत हाल है, इसके पेश नज़र फिर जो पंजाब काबीना है वहाँ से ये मंजूरी दी गई। मरीम नवाज साहिबा ने स्पेशल ऑर्डर्स किए कि जो अब मौजूदा बाइक्स हैं और जो नई इलेक्ट्रिक बाइक्स या बाइक्स जो बन रही हैं उनमें कैप लगा दिया जाएगा जी स्पीड पर। 60 जो स्पीड है उससे आप ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर और बड़ा अच्छा इकदाम है अली, क्योंकि ओवर स्पीडिंग की वजह से खास तौर पर बाइकर्स बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है। तो बड़ी बड़ी कीमती जाने हैं जी ये जो इस तरह के हादसात में ज़ाया हो जाती है। और आपको पता है कि दीगर ममालिक में जिस तरह से एम्स्टर्डम में खास तौर पर आप देखें तो गाड़ियों को अवॉइड किया जाता है और साइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वियना में आप चले जाएं, जहां यूरोप की आप मिसालें देते हैं कि खूबसूरत शहर है, तो वहां पर गाड़ियां कम और साइकिल ज्यादा आपको दिखाई देती हैं। लोग ये जो इंजन वाली गाड़ियां इनको कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको लेन्स दिखाई देती हैं। और इसी तरह से अब लाहौर में भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और जो रोड्स हैं उन पर ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए ये पिछले हफ्ते इसकी मंजूरी दी गई थी बेसिकली काबीना डिवीजन की जानिब से, जो अब ये इकदाम किया जा रहा है ट्रैफिक की रवानी और मुसाफिरों के सफर को पहले से ज्यादा महफूज बनाने के लिए। बड़ा मुनफरिद सा मंसूबा जिस पर काम शुरू हो गया, जिसका अली जिक्र कर रहे हैं कि बाहर सारी कंट्रीज में ऐसा ही है, तो अब यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। जो पहला मरहला है उसमें फिरोजपुर रोड पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अलग जो लेन है वो मुख्तस कर गई है और इस पर तेजी से काम जारी है। तस्वीर में आप देख ही सकते हैं, यहाँ से गुजरने वाले अफराद भी देख रहे हैं कि ये जो 4 किलोमीटर का एरिया है इस पर तेजी से काम जारी है। दोनों तरफ पर किया जा रहा है। ये मंसूबा कलमा चौक से लाहौर ब्रिज तक 2 तरफ पर मुश्तमिल है और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की सूरत में दीगर अहम शाहराहों पर भी इस मंसूबे पर काम किया जाएगा। और मोटरसाइकिल सवारों के लिए बनाई जाने वाली इस लेन को माहौल दोस्त कलर किया जा रहा है। बाइकर्स की लेन 12 फीट चौड़ी है जिस पर बाइकर्स आराम से महफूज तरीके से सफर कर सकेंगे। इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये खासतौर पर पंजाब के जो इलाके हैं वहां धुंध छा जाती है सर्दियों में और धुंध की वजह से भी ये हादसा पेश आते हैं। बहुत खौफनाक हादसा कुछ तो मेरी आंखों के सामने भी हुए और ये देखते हुए जो पंजाब हुकूमत का फैसला है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सॉलिड फैसला है, क्योंकि इस फैसले से जो बाइकर्स हैं, जो साइकिल सवार हैं, वो महफूज रह सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि अगर हुकूमत अपना काम कर रही है तो आवाम क्या अपना काम कर रही है? क्या उस लेन का इस्तेमाल कर रही है? क्या उस लेन के बनने के बाद दोबारा तो वो गाड़ियों वाली लेन में नहीं है? क्योंकि है ना, आपको पता है कि कराची में एक लेन सी व्यू पर भी बनाई गई थी और वो सी व्यू पर जो लेन बनाई गई उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर वो लेन बेसिकली क्योंकि वहाँ पर सी व्यू पे रनिंग और साइकिलिंग का बड़ा रिवाज है, तो साइकिल्स जो साइकिलिस्ट थे उनको चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए वो ट्रैक बनाया गया था, लेकिन उस ट्रैक पर कुछ भी नहीं होता अब। वो एक सड़क मुख्तस है जहाँ जो साइकिलिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन ना वहाँ पे पार्किंग हो सकती है अब, ना वहाँ पर लोग सिर्फ गुजरते हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है अली कि चीज़ें की जाती हैं हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन अगर हम ही रूल्स भी नहीं फॉलो करेंगे तो फिर काम हमारे लिए ही खराब होगा। तो जनाब एहतियात कीजिए, अपना भी ख्याल कीजिए और दूसरों का भी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, जरा बड़ी खबर शामिल है। जनाब तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल बरोज जुमेरात होगा और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 16 जनवरी को 2 तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। जज साहब ने आप डेट दे दी थी, मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। जबकि
के तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि PTI ने 22 दिन बाद भी तहरीरी मुतालबात नहीं दिए। निकात सामने आने पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई है। हुकूमत डेडलाइन से पहले ही मुतालबात पर जवाब दे देगी और एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में गर्मा गर्मी हुई और PTI रहनुमा सेनेटर शबली फराज ने कहा कि गैर जमहूरी फैसले ने ट्रेंड सेट कर दिया। 8 फरवरी को आवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का फैसला शुरू कर दिया गया। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई, तो शखाना हो या साइफर केस कुछ भी साबित नहीं कर सके। हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। वो अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है। वो अदम इस्तेहकाम अमन व आमा की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करता है। वो सूरत हाल जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की कोई हैसियत नहीं रही। जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शिबली फराज को जवाब दिया और इस दौरान अपोजिशन ने हंगामाराई की। कोई शख्स डाका डाले, कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए, इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती। तो जी अब देखना ये है कि दोनों इतराफ से मुज़ाकरात के अमल को मुतासिर करेगा या कोई बेहतरी की राह भी निकलेगी। इस पर हमने करनी है जी बात। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है तीसरा, मुज़ाकरात से पहले इस तरह की बातें दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ी जो गोलाबारी है उसका सिलसिला भी जारी है, लेकिन ये भी बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे और किसी भी फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक जब से वापस आए हैं तो उस वक्त से लग रहा है कि मुज़ाकरात को वो साजगार बनाने के लिए अपना एक किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो PTI की कमेटी के अरकान की मुलाकात का मामला जो लटका हुआ था बानी PTI के साथ, वो मुलाकात भी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों से बिलाखिर जो है बानी PTI से हो गई। और कल भी हमने देखा कि दोनों अवानों के अंदर जो है एक तनाव वाली सूरत हाल थी, एक महाजराई वाली सूरत हाल थी, हंगामा आराई थी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक ने कैफेटेरिया के ओपन एरिया में दोनों कमेटियों, हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं कमेटियों के, उनके साथ चाय पर मीटिंग का इत्माम किया और बड़े खुशगवार अंदाज में वहाँ पर फिर जो है वो एक मुलाकात भी हुई, गपशप हुई। और ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात का अगला राउंड, तीसरा राउंड होने वाला है, उस हवाले से कुछ चीज़ों को जो है वो वहाँ पर लगता है कि तय किया गया है। असल में मसला ये है कि दोनों जमातों के अंदर, PTI के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी दो किस्म की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप हुकूमती कमेटी को देखें तो हुकूमती कमेटी के अंदर भी जो है वो लचक दिखाने वाले, नून लीग के अंदर जो लचक दिखाने वाले लोग हैं वो आपको उसमें नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अरकान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा हमें जो है वो करीब जो हैं वो लगते हैं, जिनको कमेटी में शामिल किया गया है। और नून लीग की जो कमेटी है वो चाहती है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें और कोई नतीजा खेज़ हों। और इसी जबकि दूसरी तरफ जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, जो हुकूमत के अंदर वजारतों में बैठे हुए हैं, जिनमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो सरे फहरिस्त हैं, वो तो कमेटी में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है। वो मुज़ाकराती अमल से मुतमिन दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुतमिन नजर नहीं आती। सर वो कह रहे हैं कि अगर PTI चाहती है कि कुछ मुज़ाकरात से निकले तो फिर साइड वाला शो बंद कर दें। एक और भी वो एहसन इकबाल कहते हैं कि जो NRO को मुतालबा है वो पूरा नहीं होगा, तो NRO का मुतालबा मांग रही थी। NRO तो दोनों तरफ से
जो है वो कहा जा रहा है कि आज़म दोनों नज़ीर तारिकी एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं कि एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहां पर भी जो कमेटी जो है, जो मेंबरान हैं कमेटी के, उनमें लचक है, उनकी सोच के अंदर लचक है, और वो जो है वो इतनी सख्त मौक़िफ़ नहीं रखते। लेकिन पीटीआई के अंदर ही एक दूसरा ग्रुप ऐसा है जो सख्त गिर मौक़िफ़ जो है वो रखने वाले लोग हैं। लेकिन देखिए कि आगे कल तीसरा राउंड होने वाला है और उसमें किस किस्म की पेशरफ्त होती है ये सामने आ गया। ये बताइएगा कि क्या फायदा हो सकता है पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड के केस के जो हवाले से महफूज फैसला सुनाने के लिए बार बार मुतालबा कर रही है कि आप केस का फैसला सुनाएं, आप केस का फैसला सुनाएं। तो पीटीआई क्यों चाहेगी कि केस का फैसला मुज़ाकरात से पहले हो? देखिए, जो बानी पीटीआई की कल भी गुफ्तगू सामने आई है, मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है, तो उसमें वो समझते हैं कि शायद हुकूमत जो है डिले इसलिए कर रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नए जजेस हैं उनकी जो है वो तैनाती करना चाहती है, और इसमें कुछ ऐसे जजेस जो हैं उनको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है जिन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ पहले ही फैसले दिए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं ये बानी पीटीआई की तरफ से और बानी पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी तरफ से भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो इस तरह ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद की जा रही है। बिल्कुल। तो इससे पहले एहसन इकबाल ये कह चुके हैं कि उनकी धुआंधार तकरीर तो आपने देखी है, तो वो कहते हैं कि पहले पीटीआई वाले रसीदें मांगते थे और अब उनकी अपनी रसीदें जाली निकली हैं। तो ये रसीदों के हवाले से बातचीत, जो अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से बातचीत हो रही है, तो आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये पीटीआई के हक में आता है, मुखालफत में आता है, इसका कोई असर होने वाला है? देखिए, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो फैसला आने वाला है, तो इसमें कुछ कोताहियाँ जो हैं वो तो नज़र आती हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनसे हुई हैं इस हवाले से, और उसमें ख़ास तौर पर जो रोल है, जो फरागोगी का एक रोल भी नज़र आता है, जुल्फी बहारी का एक रोल भी नज़र आता है, और जो 240 कनाल अराजी जो है उसकी जो मुंतकली हुई है, तो इस तरह जो इल्ज़ामात हैं केस में, जो मामलात हैं, उसमें तो ज़ाहिर है लगता है कि ये केस जो है वो अहम है और इसमें सज़ा होने के इम्कानात जो हैं वो भी मौजूद हैं। सही है। और सर, दूसरी जानिब अगर हम मुज़ाकरात की ही बात कर रहे हैं, तीसरा दौर होने जा रहा है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनली कह रही है कि वो तहरीरी मुतालबात पेश कर देगी अपने लेकिन हुकूमत की जानिब से सेनेटर इरफान सिद्दीकी को हमने कहते सुना कि 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने के लिए कमिट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी तक नहीं दिए गए। तो इनकी गैर संजीदगी, अगर अब मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए जाते हैं तो आपको लगता है गवर्नमेंट उस पोजीशन में है कि ये मुतालबात मान ले? देखिए, ये हम इस वक्त जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होने जा रहा है, और इस हवाले से मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के बारे में जो है वो सवालात जो है वो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी तक कोई वाज़ेह इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे। तो जारी इसलिए जो है वो पीटीआई की तरफ से भी रखे गए हैं कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात में क्यों, सवाल ये पैदा होता है कि वो मुज़ाकरात में क्यों, मुज़ाकरात में इसलिए कि 26 नवंबर का जो धरना था उसके बाद पीटीआई जो है वो एक दबाव में आ चुकी थी। एक तरफ तो वो उस दबाव से निकलना चाहते थे कि किसी तरह जो है वो उस दबाव से निकलने के लिए मुज़ाकरात का सहारा जो है वो पीटीआई ने लिया था, क्योंकि उनके पास जो पहले कार्ड थे, जारहाना सियासत के जो कार्ड थे, वो बड़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुके थे। और अब पीटीआई चाहती है कि इन मुज़ाकरात को, आप जानते हैं कि पीटीआई ने इस वक्त सारी जो उम्मीदें हैं उनकी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो लगा रखी है। तो उनकी कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के आने तक जो है इनको आगे जो है लटकाया जाए, और शायद वो समझते हैं कि हमें फिर जो है वो मुज़ाकरात का जो अमल है
وہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ خیز اس وقت ہوگا جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی اور پاکستان پر حکومت پر دباؤ ڈالے گی۔ لیکن آپ یہ مانیں گے تو صحیح، مماثلتیں تو بہت ہیں، اور یہ انکنونشنل قسم کے جو لیڈر آ رہے ہیں آپ سامنے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی آؤٹ سائڈر کے طور پر ہی جانا جاتا ہے اپنے ملک میں، تو یہاں پر مماثلتیں اور بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا 10 جنوری کا جو فیصلہ ہے اور اب 17 جنوری کو بھی ایک فیصلہ آنے والا ہے، تو کچھ مماثلتیں تو وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ واقعی ایسا ممکن ہے اور اس کی تیاری حکومت پہلے سے ہی کر چکی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ٹرمپ کی ٹیم بظاہر نظر آ رہی ہے، اس ٹیم کے اندر جو پی ٹی آئی کا جو ایک اثر رسوخ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور خاص طور پر اس ٹیم میں پاکستان مخالف جو ارکان ہیں وہ نمایاں کچھ نظر آتے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا کہ پہلی بار ایسے نہیں ہو رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پرویز مشرف دور میں جو معاملات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو طے ہوئے تھے اور ان کی واپسی ممکن ہوئی تھی، وہ بھی اس میں بھی ایک امریکہ کا ایک کردار تھا، اس میں برطانیہ کا ایک کردار تھا، اس میں یو اے ای کا ایک کردار تھا۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے، جلا وطنی ہوئی، تو اس میں بھی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو قوتیں تھیں ان کا ایک کردار واضح طور پر سعودی عرب کا اور کچھ دوسرے ممالک کا اس میں بھی تھا۔ تو اس میں بھی جو ہے اب لگتا ہے کہ یہ جو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہوگی اور ٹرمپ جو ہے اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر جو ہے کس شخصیت کو جو ہے یہ اس خطے کی ڈیل کے معاملات جو ہے وہ سونپتا ہے، اور اس سے واضح ہوگا کہ جو ہے وہ دباؤ آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر دباؤ آتا ہے تو پھر کس قسم کا آ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب خالد صاحب ایک اور بھی چیز چل رہی ہے، کچھ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، کچھ بیک ڈور رابطوں کی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں بانی پی ٹی آئی سے، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی حقیقت ہے؟ بیرسٹر گوہر تو تردید کر رہے ہیں اس کی کہ کوئی بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے، اور خالصتاً جو بات ہو رہی ہے وہ مذاکرات میں ہی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، تو کوئی بیک ڈور رابطوں میں کوئی صداقت ہے یا محض دعوے ہیں؟ دیکھیے یہ بیک ڈور چینل سے جو رابطے ہوتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان روابط کے اندر جو ہے سرد مہری جو ہے وہ تو آ سکتی ہے، لیکن رابطے ختم نہیں ہوتے، اور اس وقت بھی ایک طرف مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے جو ہیں وہ بظاہر مذاکرات آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن بیک ڈور چینلز کے ذریعے بھی جو ہے وہ روابط پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے کافی جو اطلاعات ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، خبریں بھی آ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو التوا ہو رہا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر، ریفرنس کے اندر، یہ بھی شاید کہیں مذاکرات کا جو بیک ڈور چینل کے ذریعے جو بات چیت ہو رہی ہے شاید اس کا بھی کوئی اس میں عمل جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ خالد صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ روابط تو چلتے رہتے ہیں، بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کچھ گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں دونوں اطراف، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی اس وقت پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسرا دور ہونے والا ہے، امید کرتے ہیں کہ کل کوئی حل اس کا نکل ہی آئے گا، اور ہم جو اب معیشت کی راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم بار بار اپنے مختلف اعلانات میں کبھی ہماری معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں اور کبھی آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں، آئی پی پیز کی بات بھی انہوں نے کی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، اور وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی تجویز کی منظوری دے دی، اور ان نظر ثانی شدہ معاہدوں کی روح سے 14 آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کے بعد مذکورہ آئی پی پیز کے منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کی کمی کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ اور اعلامیے کے مطابق ان آئی پی پی سے گزشتہ سالوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے گی، اور ان آئی پی پیز میں 10 وہ ہیں جو کہ 2002 کی پالیسی کے تحت بجلی بنا رہے تھے، جبکہ 4 وہ ہیں جو کہ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت قائم تھے۔ اس سے بجلی کی قیمت میں 11 روپے تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی سستی ہونے کی امید ہے، جن کو اس کا کام کیپیسٹی پیمنٹس لینا نہیں۔ پیچھے ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں منسٹری آف پاور نے اپنی پریزنٹیشن دی تھی، اس میں جو ٹاسک فورس ہے وہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ
वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेजी से अचीव किए हैं। उन्होंने अपने टारगेट्स, सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इस हवाले से टास्क फोर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी इस बारे में वो बताएंगे। जबकि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि IPP से माहिदों पर नजरसानी से 900 अरब रुपए का फायदा होगा। वीडियो पैगाम में बोले कि बिजली के नरखों में कमी आएगी। इससे पहले 1400 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। आज काबीना ने वजीर आजम की क़यादत के अंदर तकरीबन कोई 15-16 IPPs को के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की मंजूरी दी। 920 से 21 अरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में होगी। 133 अरब 135 अरब के करीब सालाना बचत होगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी। आज तक इन 3 मराहिल में पहले 5 IPPs, फिर 8, फिर ये तकरीबन 15 IPPs, इनके अंदर कुल 1400 कुछ अरब रुपए की बचत हम पाकिस्तान अवाम की मुस्तकबिल की कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, हम दुआ करेंगे कि इन सारे इकदामात से एटलीस्ट अवाम तक तो रिलीफ पहुंचे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक जनाब। अगले सेगमेंट पर जाने से पहले आपको बताएं कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विनिंग टीम की मखसूस सफेद रंग के कोट तैयार होने की वीडियो जारी कर दी है और वसीम अकरम उसमें नुमायां दिखाई दे रहे हैं। वसीम अकरम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि चैंपियंस किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑल ऑन द लाइन जबरदस्त प्रोमो है और काफी पुरजोश कर दिया है इस प्रोमो ने। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इफ्तिताई मैच से हो रहा है और ये प्रोमो एक फ्लेवर है जोश जगाने के लिए, वलवला जगाने के लिए। जो टीम्स अभी पाकिस्तान आ रही हैं, हम तो एक्साइटेड हैं ही हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए और उसके साथ साथ जबरदस्त गेम प्ले दिखाने के लिए। जी हाँ, और अब हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है वादी सिंध की तहजीब दीगर कदीम तहजीबों से कैसे मुनफरिद है। आइए जानते हैं। Dancing girl actually stealing young women from Mohenjo-daro, Indus-Valley culture made about 4,000 years ago. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हमारा ताल्लुक जो है वो वादी सिंध की कदीम तरीन तहजीब से है और दुनिया में तफाखुर का एक पैमाना ये भी है कि आपका ताल्लुक कितनी कदीम तहजीब से है। और अगर इस पैमाने को देखा जाए तो हम तो हमारे लिए तफाखुर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और ये कदीम तरीन तहजीब की कई जहतें हैं। इसमें आप आसार कदीमा देखिए, इसमें आप तारीख़ देखिए, इसमें आप कदीम रहन सहन देखिए और पूरी सिविलाइजेशन जो है और इंटायरली जो दूसरी सिविलाइजेशन हैं, ये तहजीबें उनसे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ रही है। अब ये जो कदीम तरीन तहजीब है, इसमें ब्राउन्स के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आसार कदीम जो आसार हैं कीमती, वो बरामद हुए और फिर आसार कदीमा के साथ कितने बरामद हुए, उनके साथ क्या हुआ, ये तो एक अलग कहानी है। आज हमने मुस्तनसर हुसैन तार साहब से ये सवाल पूछना है कि ब्राउन्स के हवाले से कुछ 3 एक इंतहाई कीमती तरीन जो हमारे आसार हैं, आसार कदीमा है, वो गए हैं बाहर बैरून मुल्क नुमाइश के लिए। और ये पहली दफ़ा है कि ब्रॉन्ज के ये 3 इंतहाई कीमती, मैं नहीं बता रहा, तार साहब खुद आप बताइए, ये तीन कीमती तरीन नवादरात जो है, ये 3 कीमती तरीन जो आसार हैं, ये क्या है और दूसरा ये दुनिया के किस म्यूजियम में इस वक्त रखे गए हैं नुमाइश के लिए। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि ब्रॉन्ज एक ऐसी धात है जिसको जंग नहीं लगता। सही। और ये एक तवील अरसे तक महफूज रहती है। लोहे को जंग लग जाता है, बाकी धातों को लग जाता है। चुनांचे ब्रॉन्ज के जो हैं एंटीक्स, वो बहुत महंगे दामों में बिकते हैं, इसीलिए कि वो ओरिजिनल होते हैं और उसको जंग नहीं लगा। मसलन हमारे सरसरी तौर पे 4-5 बड़े हैं जो हमारे एंटीक्स पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव, और उनमें से कोई भी डिस्प्ले पे नहीं है, वो सारे ट्रेजरी में है। उनमें से एक है पत्तन की वो बुढ़िया वाला गोल्ड का हार जो 5000 साल पुराना है, जिसमें मन के 15 मन के, वो ट्रेजरी में है, महफूज है। उसके बाद जनाब जो है कनिष्क की कैस्केट
जो 2200 साल पुरानी है, पेशावर के नज़दीक शाडेरी या का वहाँ से वो दरियाफ्त हुई है, वो भी वहीं पे है। उसके बाद है मोहनजोदारो का प्रीस्ट मुजस्समा और मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल, ये जिनके बारे में मैं सरसरी जानता हूँ, ये अहम तरीन है। इनमें जो है कनिष्क की बास्केट, कैस्केट और मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज में। अब मसला ये है कि ये ओरिजिनल जो डांसिंग गर्ल है वो हमारे पास नहीं है। 47 में कोई एग्जीबिशन हुई दिल्ली में इंडस वैली की, तो यहाँ से उसको भेजा गया, यानी वो इतनी सी छोटी सी है, तो उसके बाद पार्टीशन होगी, जिसके पास जो था वो लेके बैठ गया, वो हमारे पास नहीं है। ये जो हम थ्रू आउट करते हैं ना, ये वहाँ पे है। तो पिछले दिनों राइक म्यूजियम में, जो इस वन ऑफ द 10 टॉप मोस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, वहाँ पहली मरतबा जो है ब्रॉन्ज की जो एंटीक्स हैं दुनिया भर की, उनकी एग्जीबिशन प्लान की गई कुछ 2 साल पहले की बात। उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। चुनांचे मकामी सफारत खाने ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी कि हमारी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप अरेंजमेंट कर दिया। अब अरेंजमेंट बड़ा मुश्किल था, यहाँ से जा नहीं सकते थे, वो ओरिजिनल चीज़ें थी। तो उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने विजुअल देखे हैं, 3-4 यहाँ से पीसेस कह रहे हैं, आर्टिकल्स कह रहे हैं गए हैं, और उनमें एक तो है एक हिंदू देवी का बहुत बड़ा मुजस्समा है, वो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था और ना ही उसके विजुअल थे। वो थोड़ा सा हम कतराते हैं ना, हम चाहते हैं कि मुजस्समे भी मुसलमान ही हों तो बेहतर। डांसिंग गर्ल तो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका कोई मजहब नहीं है। अच्छा, तो वो गया हुआ। एक गई हुई है डांसिंग गर्ल की बहन। आई नेवर न्यू कि डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो की एक और भी है, साइज उसका इतना सही है और वो हमारे पास है। उसका कभी कोई चर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो निकालते ही नहीं। ओके। और वो बहुत खूबसूरत है। सही। जो ओरिजिनल डांसिंग गर्ल है उसको वैसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। शी कुड बी एन ऑर्डिनरी मोहनजोदारो गर्ल। उसका अंदाज ऐसा है, हालांकि वो इसी अंदाज में चलती थी, चूड़ियाँ पहनते, जैसे थर में चूड़ियाँ नहीं पहनते सारी, उसने वही पहनी। ये जो है ये भी तकरीबन उसी अंदाज में। दूसरा जो बहुत ही हैरत कदा है वो एक आईना है ब्रॉन्ज का, और वो मोहनजोदारो का। आप इमेजिन करें कि आज से 4000 साल पहले, 4500 साल पहले के आईने वहाँ होते थे। शुरू से सामने बैठे रहो, श्रृंगार हम करें, वो कॉन्सेप्ट जो है उस हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। चुनांचे ये जब मुख्तलिफ पीसेस वहाँ पे गए, वहाँ पे एक स्पेशल वहाँ पे हुआ सेशन पाकिस्तान के ब्रॉन्ज का। दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पाकिस्तानी एम्बेसडर को इनवाइट किया गया कि आप आके यहाँ पे इनकी अहमियत के बारे में लेक्चर दें। और उसके बाद बेशुमार इंक्वायरीज उनको आई कि वी नेवर न्यू कि पाकिस्तान में इतनी वेल्थ है एंटीक्स की, क्योंकि हम बहुत पीछे। तो मतलब गंदारा का मैं हमेशा कहता हूँ हमारे म्यूजियम्स में 10% गंदारा है डिस्प्ले पे, बाकी 90% तय खानों में पड़ा हुआ, जगह नहीं। भाई आपके पास जगह नहीं है तो आप मुस्तार दे दें दूसरे म्यूजियम्स को, यानी 10 साल के लिए दे सकते हैं, 5 साल के लिए। ये पांडास नहीं देते, पांडास को देते हैं चाइनीज कि ये जी 2 साल के लिए हम इतना चार्ज करेंगे, उसके बाद वापस करना है। तो आर्ट पीसेस भी जो हैं मुख्तलिफ म्यूजियम दुनिया के वो इंटरेस्टेड है इनमें, लेकिन अब मैं क्या कहूँ कि उसमें क्या अवामल है जिनकी वजह से वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। और पाकिस्तानी ब्रॉन्ज का एक छोटा सा पीस मेरे पास भी है, और पाकिस्तानी से मुराद है मोहनजोदारो के हवाले से। और वो पीस ऐसा है कि उसको बंदा देखते जाए और इमेजिन करता जाए कि इस छोटे से एक बाउल सा है, इसमें क्या इतर था, या इसमें शराब थी, या इसमें क्या था।
और उसे कौन पीता होगा और कौन सूंघता होगा। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बात करेंगे जन्नत नज़ीर सवात की बर्फ पोश वादी कलाम में होने वाली जीप रैली की। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों शाही ग्राउंड कलाम में खतरनाक जीप रैली हुई, जहां ड्राइवर्स ने पुरखतर ट्रैक और बर्फानी रास्तों पर मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए खूब दौड़े लगाई। 5 किलोमीटर के खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत काबिल दीद थी और पुरखतर जीप रैली में 50 के करीब मर्द और खवातीन ड्राइवर से शिरकत की। खवातीन की कैटेगरी में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मशाल खान ने पहली पोजीशन अपने नाम की है, जिनकी ड्राइविंग में महारत पूरे इवेंट में मरकज़ निगार है। मजीद मशाल से ही जान लेते हैं कि उनकी रेस कैसी रही। मशाल, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। रही बात रेस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि कलाम इटसेल्फ बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और थी चैलेंजिंग बिकॉज बर्फ़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मज़ा आया, क्योंकि मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है, तो उसकी वजह से इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये मैंने तीसरी बार जीप रैली में हिस्सा लिया था, लेकिन पहली 2 दफ़ा अनफॉर्चुनेटली इट वाज वेरी रिस्की, मुझसे हो नहीं पाया, लेकिन इस टाइम आई मेड इट। ज़बरदस्त। और क्या कमाल आपने किया जनाब, पहली पोजीशन और आप छा गई हैं। मुझे ट्रैक के बारे में बताएं और टाइम ज़रा बताएं कि कितने टाइम में आपने जो ट्रैक जो था बेसिकली टोटल जो था वो 2 किलोमीटर्स का था, जिसको मैंने कवर किया 1 मिनट 58 सेकेंड्स में। तो उसमें ये था कि ट्रैक जो था वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और उसमें काफ़ी गाड़ियाँ पहले से जा चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रैक जो था वो ख़राब हो चुका था। क्योंकि हमारे से पहले जो थी मेल्स की क्रॉसिंग हुई थी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग करते हैं, तो उसमें ट्रैक कहीं पे स्नोफॉल ख़त्म होने की वजह से पानी और वो जो फ्लैट स्नो हो जाती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था, तो उसकी वजह से चैलेंजिंग था, लेकिन आई मेड इट। राइट। और हम देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन रेगिस्तानों में और दीगर जो रैलीज हैं उसमें तो बहुत कमाल दिखा रही हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरखतर है। यहाँ पर जाने वाले लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शुमाली इलाका जात में जब बर्फ़ पड़ती है तो एक आम गाड़ी तो वहाँ पे आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, आप गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं वहाँ पर, जितने भी अच्छे ड्राइवर हो। तो ये कब सोचा आपने करने का? आपको कैसे ख्याल आया कि हम भी बर्फ में गाड़ियाँ दौड़ाते हैं? आप कर सकते हैं। देखें, इसमें तो मैं क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगी स्पेशली। देखें, एक तो ये चीज़ है कि हमें शौक है चलें एडवेंचर का, तो मैं बर्फ़ में चलाऊं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो लोग इवेंट इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, क्रेडिट उनको जाता है, जो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके इतने डिफ़िकल्ट एरिया में जो बाबर खान है वो हर साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग। एक्सट्रीम वेदर में आपने लोगों को रैली के लिए भी इनवाइट करना है और उनको कम्पीट भी करवाना है, फिर टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना है, मीडिया इन्वॉल्वमेंट भी करनी है, तो उसमें अ लॉट ऑफ एफर्ट्स चाहिए होती है। फिर कलाम जैसी जगह पे और सवात जहाँ पे अक्सर केपी के हालात उस तरह से नहीं रहते, तो देयर इज़ नथिंग पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाक आर्मी। तो वो भी इस इवेंट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर हमें वेन्यूज़ मिलते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाके पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन आप अंडरमाइन नहीं कर सकते खिलाड़ियों के जो पार्टिसिपेशन है उसको, क्योंकि आप जैसे खिलाड़ी होते हैं तो ये इवेंट होता है। और मे बी अब खिलाड़ी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो इस तरह के ट्रैक पर गाड़ी चला रही हैं, हम दिखा रहे हैं साथ साथ विजुअल्स ऑडियंस को भी। मुझे बताएं कि सारे जर्नी में कब से एक तो आपने स्टार्ट किया और दूसरा ये कि फैमिली सपोर्ट आपको मिली, क्योंकि घर वाले तो नहीं इतने आराम से मान जाते कि भाई इतना डेंजरस काम आप करें। वेल, मेरी अम्मी खास तौर पे मेरे इसके बड़े अगेंस्ट होती हैं, तो मेरी गाड़ी तेज़ चलाने पे भी काफ़ी इशू होता है, लेकिन अगेन आप फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑनेस्टली इस रैली में मैं छुप के गई थी, बिकॉज आई नो दैट दे विल नॉट अलाउ मी। क्योंकि फिर जब मैं जीत गई तो दे वर हैप्पी कि वापस मैं आई, तो बट खुश थे, लेकिन माई मॉम वाज लाइक कि मैंने कहा मैं करती तो फिर आप मुझे जाने ही नहीं देती, एंड आई वांटेड टू गो ना। लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स, और हो ही नहीं सकता आपकी अगर फैमिली सपोर्ट ना करे। बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल है वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आपके साथ बैठने में, वन द रेस, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब एनीवन वुड फील सेफर विद यू। लेकिन कितना ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर ड्राइवर्स को ड्राइव करते हुए, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद भी इसकी ट्रेनिंग ली थी। एक ऐसे गार्डन से उनकी रेस एकेडमी, उनकी जो फीमेल्स हैं उनको और मेल्स लोगों वहाँ
वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जो बाकायदा रेसर्स हैं जो हर रैली में भागते हैं। तो मैंने भी ट्रेनिंग उन्हीं से ली थी और उन्हीं के मतलब सपोर्ट के तहत मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे भी ट्रेनिंग में उन्होंने प्रॉपर मुझे ग्राउंड को वेट करके गाड़ी चलाना सिखाई थी कि फील आए स्नो, क्योंकि आप स्नो यहाँ पे तो नहीं ला सकते थे। लेकिन आप नॉर्मली ड्राइवर्स को तो मैं ये कहूँगी कि चले हम तो प्रैक्टिस होती है, हाँ वी नो कि हमने गाड़ी कैसे चलानी, कैसे रोकनी है, लेकिन नॉर्मली लोगों को आम तौर पे मतलब ड्राइविंग पे भी एहतियात करना चाहिए, बिकॉज ड्राइविंग बहुत रिस्की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं और अब कौन सी रैली जो है वो आपने टारगेट की हुई है कि भाई इसमें अब मैंने नेक्स्ट में इसमें पार्टिसिपेट कर? अगली में मेरा ये है कि मेरा प्लान है टू पार्टिसिपेट इन चोलिस्तान रैली। लेकिन चोलिस्तान रैली का एक छोटा सा इशू ये है कि उसमें आपको स्नो रैली के लिए तो यू नीड अ डिफरेंट कार, हर रैली के लिए यू नीड अ डिफरेंट कार। तो अगर तो मुझे कोई सपोर्ट मिलती है अपनी गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से या कहीं और से, तो डेफिनेटली मेरा प्लान है टू ज्वाइन चोलिस्तान, वरना लेट्स सी क्या होता है। बिकॉज आई हैव क्रेज मैं अगली रैलीज में भी पार्टिसिपेट करूं और हर रैली में करूं, बिकॉज अगर देखा जाए तो फीमेल से मतलब बलूचिस्तान से आई एम द फर्स्ट लेडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग। तो वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब औरतों को नॉर्मली भी आने नहीं देते। तो इट्स मैं ना वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करना चाहती हूँ फ्रॉम माई प्रोविंस कि हम हर चीज़ में जा सकते हैं। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का इशूज़ है, तो वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ आप देंगे, वी आर विलिंग टू डू एवरीथिंग। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात अच्छी है कि आप जैसी खवातीन आगे बढ़कर उसमें ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि जीत भी रही हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप चोलिस्तान रैली में भी शिरकत करें और वहाँ भी इनाम हासिल करें। और इसके साथ साथ कोई खास पैगाम उन खवातीन के लिए जो अब इन शोबों की तरफ देख रही हैं? मैं तो जितनी भी वुमेंस हैं आपकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, मैं बात करूंगी कि आप लोगों को ना हर चीज़ में आगे आना चाहिए। जो जिसकी मतलब विश है आप एटलीस्ट उसको यू शुड पुट ऑन द टेबल। आप फैमिली के सामने तो रखें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, फिर उसमें जो भी बैरियर्स आते हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ जो हमारे अंदर एक फीमेल्स के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में जो वो घुटा हुआ माहौल होता है ना कि आप अपनी वॉइस ही राइज नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप उस लेवल तक पहुँचे और चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। मतलब आप हर इवेंट में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिशाल, आप हमारे साथ मौजूद थी। और जनाब ये है पाक का टैलेंट, और जो बड़ा खूबसूरत सा मिशाल ने मैसेज दिया है वो आप सब खवातीन अपने जहन में रखें कि आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती अगर आप टैलेंटेड हैं और आप वाकई लगन से काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो वो। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। स्पार्को की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनाते हैं। स्पार्को ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट 17 जनवरी को चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया जाएगा। और ये मकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी के सफर में एक अहम संग मील है। और ये मुल्क की कुदरती वसाइल की निगरानी और इंतजाम, कुदरती आफात की पेशगोई और रद्द-ए-अमल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए मालूमात पर मबनी फैसलों और पायदार तरक्की के लिए किरदार अदा करने की सलाहियत बढ़ाएगा। ज़राअत में ये फसलों की निगरानी, आबपाशी की ज़रूरियात का तयन, पैदावार की पेशगोई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। शहरी तरक्की के लिए ये बुनियादी ढांचे की तरक्की, शहरी फैलाव के इंतजाम और शहरों और इलाकाई मनसूबाबंदी के इक़दामात में मदद फराहम करेगा। माहौलियाती निगरानी और आफात के इंतजाम के लिए ये सैटेलाइट सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, जलजले, जंगलात की कटाई और ज़मीन के कटाव के बारे में भी बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। स्पार्को का ये कहना है कि ये कुदरती वसाइल निकालने और तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों में भी मदद देगा, जिनमें मादनियात, तेल और गैस के ज़खायर, ग्लेशियर्स की तहलील और पानी के वसाइल की निगरानी शामिल है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्पार्को डायरेक्टर सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं, आसिम शबीर ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करें। पाकिस्तान का पहला जो है कमर्शियल इंडिजिनस सैटेलाइट है ये, इस पर क्या बात करेंगे? जी स्पार्को ने अपना स्पेस में सफ़र जो है वो तकरीबन 50 साल पहले शुरू किया। शुरू में हमारा जो फोकस था वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर था और उसमें हमने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर हमने 2011 में पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एप्लीकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, पाकसेट 1R। और उस सैटेलाइट ने बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज 3 बर्र-ए-आज़मों में फैलाई हमारी, और हमारे टीवी चैनल्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप में देखे जाते हैं। उसके बाद फिर 2018 में हमने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए।
اس میں یہ دونوں جو تھے یہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس تھے، جس میں PRSS-1 چین کے تعاون سے بنایا، اور اس میں پاکستان ٹیکنالوجی ایویلیویشن سیٹلائٹ جو کہ کمپلیٹلی انڈیجنسلی سپارکو میں پاکستانی انجینئرز نے ڈیزائن کیا، ڈیولپ کیا، اور یہاں پہ وہ بنا۔ وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ایویلیویشن سیٹلائٹ تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنی ہم کی ٹیکنالوجیز کو ایویلویٹ کر سکیں تاکہ فیوچر میں ہم اپنا ایک فلی انڈیجنس کمرشل سیٹلائٹ لانچ کر سکیں۔ تو الحمدللہ وہ سکسیزفل ہوا، اور اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ 17 جنوری کو EO-1 سیٹلائٹ جو ہے وہ جو کہ کمپلیٹلی پاکستان میں ہی بنا ہے، پاکستانی انجینئرز نے ڈیولپ کیا ہے، اور یہاں پہ فلی انٹیگریٹ ہو کے چائنا میں لانچ کے لیے۔ زبردست، ظاہر بات ہے کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے آپ میکسیمم یوٹیلائزیشن چاہیں گے، تو آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جو کمرشلی انڈیجنس سیٹلائٹ ہیں، یہاں پر ہم نے بہت ساری چیزیں تو پہلے بتا دی ہیں، اس کے علاوہ کچھ مس کر رہے ہیں ہم جو اس سیٹلائٹ کے ذریعے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سیٹلائٹ میں سے ہم ایک بہت اچھی سیٹلائٹ امیجریز ایکوائر کر سکتے ہیں دنیا کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ گلوبلی ہر خطے کی سیٹلائٹ امیجریز ایکوائر کی جا سکتی ہیں، اور اس سے بہت سارے سوشو اکنامک بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں پاکستان بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے جس کا تقریباً 21% جو کہ GDP کا کنٹریبیوشن ہے وہ زراعت سے ہے، تو زراعت کی مانیٹرنگ، زراعت کی اسیسمنٹ کہ اس سال کراپس کتنی اچیو ہوئی ہیں، اس کے علاوہ واٹر ریسورس مینجمنٹ، واٹر اسکیرسٹی کو جانچنا، اور اس کے علاوہ جنگلات کی کٹائی کی روک تھام، اور اس کے علاوہ بہت ساری اربن پلاننگ، اربن ڈیولپمنٹ، جو گورننس کو افیکٹو بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں۔ بیسیکلی یہ سیٹلائٹ گورنمنٹ کے لیے آئیز ان دا اسکائی ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا، یہ جو EO-1 سیٹلائٹ ہے، اس کی یہ بھی انفارمیشن ہے کہ جی قدرتی آفات کی قبل از وقت جو ہے وہ نشاندہی یا پیش گوئی میں بھی یہ ہیلپ فل ہوگا؟ جی بالکل، اس کی بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن وہ ڈیزاسٹر مانیٹرنگ اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے۔ جب بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں سیلاب آتا ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے بہت جلدی ہم پورے پاکستان کی جو کہ سیلاب کی صورتحال ہے اس کو اس کی سیٹلائٹ امیجز ایکوائر کر لیتی ہیں، اور وہ ریلیونٹ اداروں کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ بر وقت وہ اس سے متعلق جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ کمیونیکیشنز کے جتنے سیٹلائٹ سے پہلے انہیں بنایا گیا تھا، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں، آپ کو کوئی ضرورت ہوگی، کچھ بتایا ہوگا تو ہی آپ نے یہ ڈیولپ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، کمیونیکیشن کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کا ایک نیڈ ہے جس میں آپ کی ٹی وی براڈ کاسٹنگ ہے، اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کمیونیکیشن اپلیکیشنس ہیں۔ اچھا، جو ریموٹ سینسنگ ہے اس کی اپنی افادیت بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ سے ہی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اس ضرورت کو اپنی بیرونی ملک سے سیٹلائٹ امیجری حاصل کر کے پورا کرتا تھا، لیکن ایک ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہماری اپنی سوورن سیٹلائٹ ہو جو کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو، جس کی ڈیزائننگ ہماری اپنی ضروریات کے مطابق کی گئی ہو، اور یہ اسی لیے اس کو کیا گیا، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 دن بعد اس کی انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ آپ کیا کہیں گے پاکستان کا اسپیسیفکلی؟ آپ کہیں کہ یہ پہلا کمرشل سیٹلائٹ جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کی جو امپورٹنس تھی اس پہ تو ہم نے بات کی، اس کے کچھ چیلنجز بھی رہے ہوں گے؟ جی بالکل، اس پر بھی ذرا بات کریں۔ جی بالکل، آپ جانتی ہوں گی کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ایک بہت کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں ملٹیپل ٹائپ آف فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ کو فلی کیپیبلٹی ایکوائر کرنی پڑتی ہے بیفور یو کین لانچ اے سیٹلائٹ انٹو اسپیس۔ اور اسپیس انوائرمنٹ بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ ویکیوم انوائرمنٹ ہے، ہر وقت اسپیس ریڈیشن ہے، تھرمل ایکسٹریمیٹیز ہیں، تو ان تمام چیلنجز کو اوور کم کرنا اور گراؤنڈ پہ ایسا ایک مارول انجینئرنگ کا بنانا جو کہ اسپیس میں جا کے کنٹینیوسلی فار 5 ایئرز آپریٹ کر سکے، تو دس از سم تھنگ اے بگ اچیومنٹ، اور یہ میں سمجھتا ہوں تمام پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجیکل بریک تھرو کو اچیو کیا۔ بالکل، ڈیفینیٹلی اٹ از اے بگ اچیومنٹ، اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اسپارکو کے جو اعلانات ہیں اس کی بتایا، 2 دن کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہے، اور یہ بالکل ایک سنگ میل ہے جو ہم مزید اچیو کرنے والے ہیں۔ پہلے ستاروں میں ڈالتے ہیں کمند کی بات کیا کرتے تھے، اب ہم نے سیٹلائٹ بھیج دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے کمند ڈالی ہے اپنے معاملات سلجھانے کے لیے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایک بہتر شگن ہوگا پاکستان
की जो मईशत है उसके लिए, पाकिस्तान की जो आइज़ इस वक्त स्काई में है उसके लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स की जानिब, जहां डॉक्टर कमल खालिद बता रहे हैं कि बरसगीर में खानों की दिलचस्प रिवायात क्या हैं और बाकर खानी किसकी ईजाद है। देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। हमारा खित्ता सब कॉन्टिनेंट का ये तो समझिए खानों की जन्नत है, और ये खानों की जन्नत अब से नहीं है, ये क़ब्ल तारीख से ही है। क्योंकि जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में यूरोप में अगर 11 एडिबल स्टेपल्स थी तो बरसगीर पाक व हिंद में 27 एडिबल स्टेपल्स थी जिनको कि खाया जा सकता था। और दिलचस्प बात यह है कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो आपको ये भी बता रही है कि ज़रात के जो ट्रेसेस हैं वो हमें बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से कदीम दौर से मिलना शुरू हो गए। चुनांचे इस इलाके में खुराक ने बड़ा अहम रोल अदा किया, और इसी खुराक की मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर और उसके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनका अगर हम देखते हैं तो जो एक फेवरेट खाने का जो एक अंदाज था उसके अंदर सब्जियां और दालें दे वर प्रीडोमिनेंट, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन बाहर के आने वाले लोगों ने, जितने भी ईरान से, चाइना से, यूनान से, ये लोग अपनी कुजीन्स जो हैं ये भी साथ लेके आए। चुनांचे यहाँ पर हमें बहुत सारी मीट बेस्ड डाइट जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस खाने को सर्व करने का एक बड़ा ही ख़ास किस्म का अंदाज होता था, और ये अंदाज हमें सल्तनत पीरियड से और उसके बाद मुगल दौर से और उन सब में हमें ये दिखाई देता है। तो आज मैं आपको एक आम घर का जो खाने को पेश करने का तरीका है वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा कि कुछ मैनरिज्म ऐसा था जो बादशाहों से लेके एक गरीब शख्स तक भी उसको फॉलो करता था, और वो उस दौर का समझिए फैशन और स्टाइल वही होता था। तो इसमें अमूमन घरों में क्या किया जाता था कि पहले फर्श पे चमड़े का एक टुकड़ा बिछाया जाता था, और उसके ऊपर एक चहारदारी किस्म का एक कपड़ा बिछता था, और फिर कुछ घरों में तो उसमें एक लकड़ी का तख्त पोशनुमा होता था, वो रखा जाता था, और फिर ऊपर दस्तरखान बिछाया जाता था। ये दस्तरखान जो है वो बड़ा एलेबोरेट किस्म का होता था, और उसके लिए बड़े फाइन और बड़ा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। दस्तरखान बिछने के बाद उसके ऊपर गुलाब के इत्र की इत्रपाशी की जाती थी, और उसको वहाँ पर छिड़काव करते थे। छिड़काव करने के बाद जो मेहमान होते थे या जो भी घर के लोग होते थे वो वहाँ पर आके बैठते थे, और उनके आगे एक सिलाबची और या आफ्ताबा जो है वो लाया जाता था, जिसमें इत्र वाला पानी होता था, जिससे उनके हाथ धुलवाए जाते थे। इसके बाद सबसे पहले शरबत आता था। ये शरबत जो है वो एक सब्जी एपेटाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता, और फिर जो खाना जो है और ये सामने लाया जाता था। ये जो खाना है जिसको हम देखें तो ये होता था अमूमन मुख्तलिफ किस्म की रोटियां, चावल, सब्ज़ी, दाल और गोश्त की जो डिशेस बनाई जाती थी उनको वहाँ पे सर्व किया जाता था। और इसके साथ साथ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी मैंने सल्तनत पीरियड का या गज़नवीद पीरियड या मुग़ल पीरियड के बाद में पढ़ा है तो वहाँ पे खिचड़ी जो है वो एक बड़ा ही फेवरेट खाजा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और ये सब डिशेस जब सर्व होती थी, लेकिन हर फर्द के आगे एक इंडिविजुअल रकाबी रखी जाती थी, ताकि कोई भी जो खाना लेता था वो एक मेन डिश में से रकाबी में डाल के लिया जाता था और फिर उसको खाया जाता था। इस खुराक के दौरान जो एक बड़ा एक फेवरेट होता था वो हमारे यहाँ पर एक ख़ास किस्म का समोसा बनता था। वो समोसा कैसा बनता था उस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। और फिर खाना जब सर्व हो जाता था तो एक जो यहाँ के लोकल लोगों का बड़ा एक पसंदीदा मशरूब था जो कि अब नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको हम नबीज़ कहते हैं। नबीज़ एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें कि ओवरनाइट एक रात पहले या खजूर या मेवे उनको पानी में भिगो दिया जाता था, या तो एक रात पहले करते थे या 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया जाता था, और उसको कशीद करके जो एक पानी होता था वो खाने के बाद सर्व किया जाता था।
یہ جو ایک ڈرنک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا پسند کیا ہے. اب یہ جو نبیذ ہے اس میں کبھی کھجور اور میوے کو اکٹھے نہیں کرتے تھے, دونوں الگ الگ ہوتے تھے اور یہ دیا جاتا تھا. اس کے بعد آخر میں پھر سلابچی اور آفتابہ لایا جاتا تھا کہ جس سے مہمانوں کے ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. اب مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں وہ بیسن ہوتا تھا, اپٹن ہوتا تھا, ایک کھلی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتے تھے, تو ان سے ان کے ہاتھ دھلواتے تھے. اور بعد ازاں اس میں صابن بھی ایڈ ہو گیا, لیکن قدیم دور میں انہی چیزوں کا استعمال ہوتا تھا. اور پھر ایک خاص قسم کا ایک جو واٹر ایبزاربنٹ کلوتھ ہوتا تھا جس کو کہ پرفیوم کے ساتھ یا عطر کے ساتھ سپرنکل کیا جاتا تھا, اس سے سب کے ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. اور پھر سب مہمانوں کے آگے پان, چھالیا, سونف, الائچی, یہ چیزیں یا کوئی اور ماؤتھ فریشنر سرو کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی کھانے کی کوئی اسمیل ہے یا جو بھی کچھ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور پھر سونے, چاندی یا تانبے کی رکابی میں خلال, ٹوتھ جو ہے وہ مہمانوں کو دیے جاتے تھے. کھانا کھانے کے عموماً 2 اوقات ہوتے تھے, ایک ظہر کا اور ایک عصر کا. انہی 2 اوقات میں کھانا کھا لیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد پراپر کھانا جو ہے اس کو اوائڈ کیا جاتا تھا. کھانا ختم ہونے کے بعد عموماً گھروں میں یہ گنجائش رکھی جاتی تھی کہ جو بھی کھانا ہے اس کا ایک حصہ ہمسایوں کو, دوستوں کو اور رشتہ داروں کی تو خاص طور پہ بھجوایا جاتا تھا. یہ ایک بیسک مینرزم تھا جس کو کہ یہاں پر فالو کیا جاتا تھا اور اس کو بہت الیبوریٹ طریقے سے بھی ہوتا تھا اور بڑے سمپل طریقے سے بھی ہوتا تھا کہ روٹی اور چاول کی اتنی اقسام ہیں کہ میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ان اقسام کے اوپر بات کروں گی. ایک اور جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں, جہانگیر کے دور میں ایک اس کا فوجی افسر تھا جس کا نام تھا باقر خان نجم ثانی. باقر خان واز اے گریٹ ہوسٹ اینڈ این ایکمپلشڈ کوک, اور اس کا جو دسترخوان ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت شاندار تجربے کیے جاتے تھے. اور جب وہ ٹریول کرتا تھا تو کہتے ہیں اس کے ساتھ 30 دیگیں اور وہ بھی چاندی کی بنی ہوئی وہ اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتا تھا. اور روایتاً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باقر خانی جو میں, آپ اور ہم سب خصوصاً سردیوں میں لاہور میں کشمیری چائے کے ساتھ اتنا انجوائے کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں اسی کی انوینشن ہے. واللہ عالم یہ روایت ہے یا سچ ہے, لیکن اگر سچ ہے تو باقر خان صاحب بہت بہت شکریہ, اور مزید کھانوں پہ کسی اور دن بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں جاری ہیں اور 35 دن کے بعد پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے والا ہے, جس کے لیے ہم اور آپ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. اسی حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی یہ کر رہے تھے کہ ICC کے جو مختلف وفود ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنی رپورٹس کچھ تیار کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک وفد آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کو لے کر اپنی رپورٹ ICC کو پیش کرے گا. مزید ہم انہی سے بات کر لیں. بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اسپیشل گیسٹ اینا ایزابیل ملغارخو, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساریہ تابش اور لریب شاہد. ہم تینوں کو شکریہ ادا کریں گے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم اینا سے بات کرتے ہیں. اینا, how are you? Are you good? I'm good, thank you. Are you having a good time in Pakistan? Yeah, food is fantastic. People are great here. Right. So, Anna, what do you think? What's going on right now? Are you satisfied with the works that are in progress right now in the stadiums and out of the stadiums? What do you think? I think we're doing a great job of creating and acknowledging that there's a problem and addressing it. And I think that's the first step in creating the basis to move forward and start doing strikes against climate change. So I think we're doing a great job about that. زبردست. Saria, being principal carbon management analyst textile, can you please tell us, ہماری تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ایک زمانے میں آپ کہہ لیں کہ ہمارا ہیریٹیج ہے اور ہمارے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا ورثہ, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے بیکاز آف اس کے جو انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں اس کی وجہ سے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا سولوشن ہوگا کہ واپس ہم اس
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी वापस लेकर जाएं और डीकार्बनाइज करें, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे? ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में 60% ऑफ द अमाउंट एक्सपोर्ट होती है ऑल ओवर द कंट्री। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ना देखना होता है कि टेक्सटाइल किस तरीके से हमें जो है इस चीज़ में जो है हमें इसमें फोकस करना है। तो हम क्या करते हैं कि देयर आर 2 रूल्स। अभी रिसेंटली कुछ रूल्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और कार्बन टैक्सेस। इन 2 रूल्स को रखते हुए हम लोग टेक्सटाइल को फोकस कर रहे हैं। टेक्सटाइल में टेक्सटाइल बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है कार्बन एमिशंस में, जिसमें हम ये भी जानते हैं कि इसमें मल्टीपल की चैलेंजेस होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द वाटर यूसेज, द एनर्जी कंजम्पशन, केमिकल यूसेज एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए -2 डिग्रीज M2D बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान को मेनली फोकस कर रही है, क्योंकि एज यू नो कि पाकिस्तान वाटर के मामले में काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और इस चीज़ के से अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ रिडक्शन इनिशिएटिव्स पे भी काम कर रहे हैं कि हम लोग पहले तो उन लोग की कार्बन एमिशंस को कैलकुलेट करेंगे, उनकी एरियाज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं जिन एरियाज़ जो एरिया मोस्टली कार्बन को इमिट कर रही हैं, एंड देन फिर उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ लूप मैकेनिज्म यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करते हुए और वाटर यूसेज टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आगे जो हमारी जो रूल्स आ रहे हैं उन पर हम फोकस कर सकें, जो भी रूल्स हैं, और कार्बन टैक्स से बच सकें। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, और लारेब, सीनियर कार्बन मैनेजमेंट एनालिस्ट इन हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ केयर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में और इसके ऊपर बर्डन भी है, और हेल्थ केयर को कैसे डीकार्बनाइज किया जा सकता है, इस पर ज़रा आप बताएंगे हमें? ओके, आई थिंक हेल्थ केयर का एक डबल रोल है, बिकॉज एक तो उसके ऊपर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी एक बर्डन है, इसके अलावा हेल्थ केयर ख़ुद भी पार्टिसिपेट करता है टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम एनालिसिस और फैक्ट्स देखें तो 5% ऑफ द टोटल GHG एमिशंस जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर से हमें आ रही होती है, मिल रही होती हैं। अब अगर इसको हम एज अ लेके चलें कि अगर हेल्थ से केयर सेक्टर को हम एज अ कंट्री कंसीडर करें तो ये 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा एज अ कंट्री टू द ओवरऑल कार्बन एमिशंस एंड द क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए हेल्थ केयर सेक्टर पे आई थिंक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक तो अपना भी मैनेज करना है, अपनी एमिशंस को भी कम करना है, और जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं उसको भी, और इसको कैसे करना है? राइट। ओके, इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है डीकार्बनाइजेशन एंड द नेक्स्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग। अब डीकार्बनाइजेशन में ये होता है कि हमने एक तो एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस जो हो रहे होते हैं उनको लेस एनर्जी इंटेंसिव बनाना होता है, रीन्यूएबल ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट करना होता है, परचेज्ड एनर्जी जो मेनली फ्यूल और कंजर्वेटिव कोल से आ रही होती है, कन्वेंशनल ऑप्शन से आ रही होती है, उसको हम सोलर की तरफ, विंड की तरफ, इस तरफ शिफ्ट करना होता है। इसके अलावा हमने वेस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना होता है कि हम इन बल्क परचेज करें, रीयूजेबल आइटम्स को ज़्यादा यूज़ किया जाए, सिंगल यूज़ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं जिनको हम बार बार परचेज करके हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे होते हैं, उनका यूज़ जो है वो रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि हमने कोविड के दिनों में प्रैक्टिस भी की थी और उससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव impact आया था. Right. Isabel, what do you think? Right now, we have seen world leaders taking climate change so easily, and you can see that Donald Trump is back in White House. So with leaders like that, it's really refreshing to see that ICC is taking these changes very seriously. And because of that, you're here, the whole team is here. You're head of delivery. What do you think, where do we stand and what should be done considering the challenges that we have right now? Let's put it this way. We have a bank account and we're using that money. If we don't put money back, we're going to run out of money, correct? Right. So the same happens with the environment. If we keep pulling out resources from the environment, we're going to run out of those resources. So even if there are a lot of politicians and a lot of people who don't believe in climate change or they're against it even, and they don't want anything of these happening, if we don't start putting back those resources back, we are going to run out of coal, out of petroleum, out of fish, out of vegetables or land that we can farm. So
it's not about if we want or not, it is becoming a very urgent matter. Right. And talking about Pakistan, for example, last summer, Lahore was in a heat warning season for several days. Do you want that for the people, for your kids, for even for yourself? Yeah. Probably not. So that's why we need to start working towards getting back and returning to nature what belongs to nature. It's all about balance. It's all about finding Yeah. That's beautiful. That's beautiful because you're talking about balance, and balance is very necessary, especially for the areas like ours, because we do not only have the heat problem here. We have the smog problem here. We have other challenges. We have the Salab, what you call that, the floods. Flood. Yeah, we have floods here. So we need to focus on these things, especially Pakistan is facing through all these challenges. From your perspective as an international sustainability expert, why is it so critical that we address this issue urgently, and what's at stake if we don't? what's at stake is that if we don't, it's going to get more expensive to address it. So if we just keep putting and consuming, we're going to need more technology to address it, and we're going to need more effort. So it's easier before it gets worse. Right. Right. So taking it to the lighter side, do you like the food here? Oh my goodness, yeah, it's fantastic. Your favorite Pakistani dish? Pakoras. Pakoras, that's new. That's new, amazing. What else have you tried? I had barbecue, curry, Mutton curry. Yeah, mutton curry that we had. That's great. Yeah, sorry, I forgot the names. Biryani, yes. So I hope your stomach is fine. Perfect. Since you're here for Champions Trophy, so we would like to know who's your favorite player? Oh my goodness. I don't know. Oh, you don't follow cricket, I guess. Right. जबरदस्त. सारिया आप बताएं कि इस वक्त हमें किन इक़दामात की तरफ हमारा ध्यान है और मज़ीद किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पे काम कर रही है. नॉट ओनली टेक्सटाइल, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इफ इट इज़ हेल्थ केयर, इवन इफ इट इज़ सीमेंट, इवन इट इज़ स्टील्स, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें अपने की एरियाज़ को फोकस करना चाहिए कि उन्हें कहाँ कहाँ ऐसी उनके ऑपरेशंस में कौन कौन से एरियाज़ है जिनको उन्हें टैकल करने की ज़रूरत है. और यहाँ पे वी M2D -2 डिग्रीज ईजिली उनको हेल्प आउट कर सकते हैं इसके अंदर. ड्यू टू वी हैव the very sustainable expert team as well as we have an AI software जो कि easily इन चीज़ों को calculate करके इनके लिए easily reduction initiatives को भी initiate कर देती है. So इन चीज़ों को tackle करने के लिए to be very honest, every organization have different operational areas. तो हम किसी एक चीज़ को focus नहीं कर सकते इसमें. Okay. Larib, your concluding remarks? Yeah, okay. I think the way we are working, M2D is working in the healthcare sector in US and Texas. These are our pilot projects, and we want to replicate these projects in Pakistan so that we can have an inclusive solution for our environmental problems over here. Right. So Isabel, I think that you will visit, or you must have already visited Lahore, Rawalpindi and Karachi, because the stadiums are there and you need to focus on the atmosphere around it. But where else do you want to go in Pakistan? Actually, I would like to go to the north and the mountains because they look so gorgeous all the time. Yeah, they are. You should. And what did you like the most about the people in Pakistan here? How welcoming everybody is. I just, like as an example, I just walked here and you were so kind, so open, trying to make me feel at home. With the team there, I've been fed nonstop since I landed. Yeah, I hope your diet plans didn't get affected by that. I might return like weighing a couple of pounds more, but okay. So I suppose any message for Pakistani people? I love you people. I'm so welcome and so honored to be here and being part of
Right. of this community. Thank you so much. We are honored. We are honored that you are here. I hope you're having a good time and the rest of your stay here would be comfortable. एंड सारिया आपका भी और लारेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्लाइमेट चेंज वाकई एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत है, पाकिस्तान जैसे ख़ित्तों को तो ख़ास तौर पर, क्योंकि हम बहुत सारी जो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनका शिकार हैं और इस वक्त नबर्द आजमाए जाएँ। एक तरफ मईशत की प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी तरफ इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में उनको करने की बहुत आम ज़रूरत है और जिस तरह एना इज़ाबेल हमारे यहाँ मौजूद हैं, चीज़ों पर फोकस कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने की वजह से जो गेस्ट, जो खिलाड़ी इस वक्त हमारे पाकिस्तान में आकर खेलने वाले हैं, उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हों। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई आईसीसी का जो वफ्द आया है। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की भरपूर तैयारियां जारी हैं, तो आखिर में उन्हीं की बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कुर्सियां लग चुकी हैं, स्टेज सज चुका है, स्क्रीन्स लग गई हैं, बैरियर्स लग गए हैं और रंगो रोगन भी जारी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कमाल लग रहा है सारे का सारा स्टेडियम। 3 मुख्तलिफ शहरों में ये होने वाला है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ये स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। तामीर नौ का काम जारी है और तज़य्युन और आराइश ये हमेशा तज़य्युन जो है ना, बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई लग गई हैं कुर्सियां अली लग रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता से कुर्सियां भी लग रही हैं। तज़य्युन और आराइश का जो काम है वो भी साथ साथ चल रहा है और एक्सप्रेसों ने जनाब बेड़ा उठाया हुआ है कि स्पोर्ट्स की जो जो अपडेट्स होंगी वो हमने फौरी तौर पर आप तक पहुंचानी है। और खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी जिसके लिए आप हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 35 दिन से कम वक्त रह गया है और तैयारियों में तेज़ी क्यों ना, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। 35 दिन मतलब बहुत कम टाइम है और जो जो चीज़ें स्टार्ट की गई थी, जो जो अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया था, वो अपने आखिरी मराहिल में है। और हाँ एग्जैक्टली, और डेडलाइन में भी अली 25 जनवरी की डेडलाइन थी, 10 दिन बाकी रह गए, तो तब तक तो इसको फुली प्रिपेयर उन्होंने कर देना है, तैयार कर देना है। तमाम हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनको, लाहौर की जो कदाफी स्टेडियम की सूरत हाल है वो हमने पहले भी आपको बताई थी। अभी भी यूसुफ अंजुम साहब वहीं मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि जो चेयर्स लग रही हैं क्या, किस हद तक प्रोसेस पहुँचा है, कितनी कुर्सियाँ अब तक लगाई गई हैं और काम में कितनी ज़्यादा तेज़ी आ गई है और काम किस तरह से जारी है। जी मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब। जी हिना और अली, आपको भी वेलकम। यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम से इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप ये इमरान खान इंक्लोजर है, यहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ छेद पर और ये आप देख सकते हैं कि नई कुर्सियाँ लगने का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। और इस तरह की जो ग्रीन चेयर्स हैं ये पूरे स्टेडियम में लगाई जाएंगी, साथ साथ इसके जो वाइट चेयर है वो भी यहाँ पर उसकी तनसीब की जा रही है। तो जो काम है कुर्सियों को लगाने का वो तेज़ी से जारी है। यहाँ पर जो हमारी मालूमात उसके मुताबिक 70 से 80 जो वर्कर हैं वो इस कुर्सियों को लगाने के लिए यहाँ पर अपना जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और मजमूई तौर पर 34,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी, क्योंकि पहले इसकी गुंजाइश थी 21,500, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब ने उसको बढ़ाकर 34,000 करने का फैसला किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राउंड में आकर मैच देख सकें। तो यहाँ पर दूसरा काम भी जारी है, ये रेनोवेशन के हवाले से कुर्सियों की तनसीब के साथ साथ ये जो सामने आप देख सकते हैं कि ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पर प्लेयर्स बैठेंगे, जो रेफरीज होंगे वो होंगे और यहाँ पर चेयरमैन बॉक्स भी है, वीआईपीज़ भी यहाँ पर जो होंगे उनके बॉक्सेस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो जितना भी काम है वो तेज़ी के साथ जारी है। 25 जनवरी इसकी डेडलाइन है और 25 जनवरी से पहले जितने भी मज़दूर हैं वो सारे इस काम को अंजाम देने के लिए अपने भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको भी तैयार कर लिया गया है। कुर्सियों की तनसीब मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद इतना बड़ा कोई काम रहेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड तैयार है, पिचेस तैयार हैं, तो उसके साथ साथ जितने इंतजाम आते हैं उनको भी जल्दी से मुकम्मल किया जा रहा है। बाहर मैंने विज़िट किया अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ जो रोड्स हैं उनको भी बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पर जो शीशा लगना का काम, उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो पहला मुकाबला यहाँ पर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, और अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुँचती तो फिर फाइनल भी 9 मार्च को इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। जी बिल्कुल ठीक यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच। और लुक्स गुड, कुर्सियां बहुत अच्छी लग रही हैं, स्टेडियम बहुत अच्छा लग रहा है। मोहसिन नकवी जो हैं वो जाने जाते हैं कि डेडलाइंस मीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी तैयार हो जाए। हम भी विजिट करेंगे जरूर जैसे ये तैयार हो जाएंगे हमारे स्टेडियम्स। और इंडियन मीडिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, ये हमारे जो तैयार स्टेडियम्स है ना, जो बस यही कहे जा रहे थे कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है तो जी वेन्यू तब्दील हो जाएगा। जनाब कुछ नहीं होने जा रहा है ऐसा, आपकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है हमने और हमने आपको दिखा दिया है कि हम डेडलाइन से पहले इंशाल्लाह ये जो सारा काम है वो मुकम्मल कर लेंगे। स्टेडियम्स की तज़ीना और आइश तो ना
गए, नए सिरे से स्टेडियम्स ही हमने बना लिए हैं, वो भी इतने कम वक्त में, तो इसके तो जबरदस्त दाद जाती देंगे हम पीसीबी को जनाब, बड़ा स्पीडी काम हुआ है। इसी के साथ हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।